तो तेजस्वी के बयान पर इस वक्त भड़क उठे जीतन राम मांझी भी वक्फ कानून को लेकर के गुमराह कर रहे हैं। आरजेडी के नेता, ये जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया है, हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी की ओर से ये कहा गया है कि महिला आरक्षण बिल भी फाड़ा था क्या। और साथ ही देखिए, मांझी ये सवाल भी पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की ये अनर्गल बातें कही जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास है। बिहार की जनता सब समझ रही है। जीतन राम मांझी की ओर से ये बातें कही गई जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 14 नवंबर को इन लोगों को जवाब मिलेगा। जीतन राम मांझी 14 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 14 नवंबर को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको पहले वो बयान सुनवाते हैं। समस्या बिहार, ये लोग महिलाओं का बिल भी आया था तो पार्लियामेंट में फाड़ा था ये लोग, तो महिला बिल पास नहीं हुआ क्या। 3 तलाक के मामला में भी लोग कह रहा था क्या ऐसा होगा। 3 तलाक आज नहीं लग रहा है क्या। 370 जो कश्मीर में बात थी उसके बारे में भी लोग हाई तोबा मचा रहा था, तो नहीं हुआ का। SIR के बारे में ये लोग पद यात्रा किए तो आज SIR नहीं हो रहा का। समझे हिंदुस्तान में SIR होने जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये बात जो कर रहे हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, कोई बातें नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मेरे समझ से बिहार की जनता कॉन्शस है, इनके सब बात को समझती है। और देखिएगा 14 तारीख को इन लोग एकदम से आउट हो जाएंगे ये लोग। तो फिलहाल आपने इस बयान को भी तो सुन लिया, लेकिन एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और अब नदीम जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात रखने का। पहले मैं आपकी बात सुनना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपना सवाल रखूंगी। सर, पहले ही कहा कि जैसे ही कोई मुद्दा मुसलमान से जुड़ा हुआ आता है उसको ऐसे लपका जाता है जैसे मानो कि उसके सिवा छोड़ करके दुनिया में कोई, हिंदुस्तान और बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। आप बताइए कि बीजेपी जितने कानून लेके आती है, 3 तलाक का कानून लाया, क्या 3 तलाक सिर्फ मुसलमानों में होता है? हमारे यहाँ जो तलाक होता है उसका हमारा जो रिलीजियस मुसलमानों में होता तलाक देते हैं, सिर्फ मुसलमानों में होता था। बिल्कुल। अरे कितने ठीक है आपके प्रधानमंत्री से लेकर के आपके कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिना तलाक दिया अपनी बीवी को छोड़ दिया, और आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं। लेकिन नदीम जी, आपने कहा 3 तलाक क्या सिर्फ मुसलमानों में होता है, तो ये परंपरा तो उन्हीं की है। परंपरा, मैं यही कह रहा हूं कि जिस कानून को बिना जाने समझे आपने उसके ऊपर एक कानून बना दिया। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ अगर ये संविधान है, ये संख्या बल से चलता है, आपकी संख्या अगर संसद में आज है कि आप किसी बिल को पारित कर सकते हैं, तो आप मनमाने तरीके से किसी बिल को पारित नहीं कर सकते हैं। 3 तलाक की जो आप बात मैं कह रहा हूं, आप बताइए क्या 3 तलाक सिर्फ मुसलमानों में है? दूसरे मजहबों में जब जाइए तो वहां बिना तलाक कहे हुए भी अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, और उसका जीता जाता उदाहरण अगर बताया जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसलिए जो भी कानून मुसलमानों के लिए इसलिए लाया जाता है कि ध्रुवीकरण किया जाए। आप बताइए कि 2000 के पहले गृह मंत्री जी कहते थे कि मोदी जी के सरकार ने इस देश से घुसपैठियों को बाहर कर दिया। आज बिहार में SIR का मुद्दा लेके आते हैं और कहते हैं घुसपैठिया किसको कहते हैं? और SIR अगर इनके तरीके से पूरा हो गया है तो क्यों नहीं चुनाव आयोग या चुनाव आयोग का जो एजेंट भाजपा है, ये क्यों नहीं एक भी घुसपैठिए का आंकड़ा इस बिहार को बता पाई? तो इनको सिर्फ प्रधानमंत्री कहते पंक्चर बनाने वाले को पहचानो, कपड़े से पहचानो। तो जब तक ध्रुवीकरण नहीं होता है इनको वोट नहीं मिलता है। इनको वोट, चूंकि इनका कोई डेवलपमेंट का काम इन्होंने कभी नहीं किया। बिहार में गुंडा राज स्थापित किया है। बिहार में आप जो कर रहे हैं ये सही है। बिहार में यहाँ आप जो कर रहे हैं ये सही है नदीम जी। आप जो, चलिए ठीक है नदीम जी, सुन तो लीजिए। नदीम जी, कोई चीज नहीं है, इन्होंने डिलीवर नदीम जी, आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ये सही है क्या? क्या कर रहे हैं आप? जिस तरीके के आपके दल के लोग बयानबाजियां कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में आए तो वक्फ कानून को उखाड़ फेंकेंगे, तो ये चीजें सही है क्या? अरे इसके पहले उधर से बयानबाजी आते हैं कि सबको पाकिस्तान भेज देंगे। आप 3 तलाक की बात कहते हैं, समाज में निकल के आपने उन महिलाओं से बात की है क्या जो 3 तलाक की पीड़ित थी? आप उन महिलाओं से मिले क्या जिन्होंने खुशी जाहिर की थी इस 3 तलाक के रद्द होने के बाद? 3 तलाक कहे बिना महिलाओं को छोड़ दिए। आज वृद्धाश्रम में जाइए, कितने मुसलमान के माता पिता वहां आपको मिलेंगे। आप सिर्फ एक जाति मजहब को लेकर के धर्म को टारगेट कर मैं ऐसी कई महिलाओं से मिल चुकी हूँ जो 3 तलाक की पीड़िता भी रही है, जो हलाला का शिकार भी हुई है, और तब आपके मुंह में दही जम जाता है, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। सुनिए, ये बात आप मत कहिए, आप ये कहते हुए अच्छे नहीं लग रहे, होने वाला आप ये कहते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं सर। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और रही बात वक्फ कानून की, जब आपकी सत्ता थी पूरे देश में, आप लोगों ने इस संशोधन को कई बार किया है और आपको भी ये याद होगा। एक ही नहीं,
एक ही नहीं, हमने कई कानूनों में संशोधन किया है। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या था पहले? आपकी सती प्रथा कहाँ थी आपकी? तो आपको तो सिर्फ एक मुसलमान का एक मुद्दा मिले, उसके ऊपर आप सब कुछ लेकर, सती प्रथा आपके यहाँ था कि नहीं था? सर 1954 में पहले बार बोर्ड का जब गठन हुआ, 1984 में पहली बार संशोधन हुआ, 1995 में सुनिए आप ही के पार्टी के थे नरसिम्हा राव। सर नदीम जी 1995 में नदीम जी 1995 में पीवी नरसिम्हा राव का नाम शायद आपको याद हो कि उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को रद्द किया था। सर तो गलत है, बिल्कुल बनेंगे भाई। एक मिनट नदीम जी, अरे ठेकेदारी आपके यहाँ चलती है, रंगदारी हमारे यहाँ नहीं चलता है। वो तो 15 साल क्या हुआ था सबको याद, क्या बता रहे हैं आप? 11 साल के 14 से लेकर 24 तक क्या हुआ बताइए ना। पीएम केयर फंड बना है, उसका हिसाब नहीं देंगे। 71,000 करोड़ का बिहार में घोटाला हुआ, उसका जवाब नहीं देंगे। यहाँ पेपर लीक होता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। युवाओं को लाठीचार्ज कीजिएगा, उसके ऊपर आप बात नहीं कीजिएगा। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होता है। पटना में बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। दाली का काम बंद कीजिए। नदीम अंसारी जी, अरे थोड़ा क्या आरजेडी के वक्त में क्या जंगल राज आपने नहीं देखा था? आपको नजर नहीं आया था? और आप भ्रष्टाचार की बात कहते हैं कि हम बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। सर बिहार की जनता को भ्रष्टाचार से आप कैसे मुक्त कर पाएंगे जब कई भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं? बताइए जंगल राज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, जरा बताइए तो हमें। अदालत जंगल राज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? जंगल राज का कॉन्सेप्ट सर सबको पता है कि कहाँ से आया था और किसने लाया था। सर सुनिए कई ऐसे पीड़ित लोग हैं, कई अफसर भी पीड़ित रहे हैं, उनके बयान में रिकॉर्डेड है। ठीक है, आप तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते और सारी चीज मेरे ऊपर लाइएगा। आपके यूपी सरकार को कितनी बार सरकार फटकार लगाई है, बुलडोजर बाबा को कितनी बार सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट ने कहा, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे आप। मुसलमान तो आपको झुंझुना मिलता है, वो भूल जाइए, वो कुछ नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। झुंझुना और लॉलीपॉप तो आप पकड़ा रहे हैं सर बिहार की जनता को। लौटूंगे आपके पास। नीलकमल हमारे साथ काफी देर से बने हुए और प्रियादर्शी जी का भी मुझे रुक करना है। नीलकमल, इस वक्त आपने भी अभी तक तमाम बयानों को सुना, लेकिन आज की जो तस्वीर नजर आती है बिहार की, क्या ये पहले के मुकाबले वाकई बदली हुई नजर आती है या आज भी उसी तहत में लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि इस बार बदलाव होगा, बदलाव करेंगे? बिल्कुल, देखिए जो मुसलमानों की बात हो रही है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई, बहुत जाति पे ले आए, हिंदू की जाति पे ले आए, लाने की उसको कोशिश की गई। मुसलमान एकदम गौन हो गए उधर से, लेकिन मसला अभी है मुसलमानों का। मुसलमानों में आपसी में जो है वो अब डिवीजन देखा जा रहा है बिहार में। कुछ आरजेडी, कुछ कांग्रेस या कुछ असदुद्दीन ओवैसी या कुछ जन सुराज, ये डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। यही है अफरा तफरी के माहौल में ये तेजस्वी यादव को इस तरह का कदम उठाना पड़ा और इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई अपने पत्रकार साथी द्वारा। वो हिंदू मुसलमान, क्या वो बता सकते हैं कि मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं और किस मुसलमान जाति को किस पार्टी ने कितना टिकट दिया है, कितने हलाल खोर को दिया है, कितने कसाई को दिया है, कितने कुरैशी को दिया है, वो बता सकते हैं? हिंदुओं की जातियां बता देते हैं, मुसलमानों को एक मुसलमान करके बताते हैं। वो भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम किस जाति के हैं बताते नहीं है वो। तो ये चीज है, देखिए आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर मुसलमान बट चुके हैं, जातियों में बटे हुए हैं। सिया सुन्नी की लड़ाई जो है वो बची रहती है, क्योंकि बिहार में अभी सिया सुन्नी की लड़ाई यूपी में हमेशा होती थी। जब से योगी की सरकार आई है तब से सिया सुन्नी की लड़ाई वहां बंद हो गई है, नहीं तो आपस में ही मारकाट होती थी उनके अंदर। तो यहाँ पर अब जातियों में बांटा जा रहा है, तो मुसलमान एक होकर के एक मुश्त जो वोट देते थे उसमें भी डिवीजन होने लगा है। सिर्फ डिप्टी सीएम उनको घोषित नहीं किया गया और उनको जो संख्या के हिसाब से जो उनको टिकट दी जानी चाहिए थी महागठबंधन की ओर से, उनको वास्तव में नहीं दिया गया है। क्योंकि करीब 18% उनकी आबादी है, उस हिसाब से 55 सीटें बनती है उनकी महागठबंधन में, लेकिन उनको उतनी सीटें नहीं दी गई है। उनको एक बांध के रख दिया गया है 35-40 सीटों पे। तो भाई कोई भी जाति है, वो भी भारतीय है, यहीं के नागरिक है, तो उनको भी हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिला। किसी भी जाति को देते, उनमें जलाल खोर को देते, हलाल खोर को देते, कुरैशी को देते, कसाई को देते, किसी को भी देते, लेकिन देना चाहिए था। उतनी भी भागीदारी मुसलमानों को नहीं मिल रही है। डिप्टी सीएम जिनकी 3.25% आबादी है, उनको डिप्टी सीएम आप घोषित कर देते हैं, लेकिन जिसकी 18% है उसको घोषित नहीं करते। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, बड़े मुस्लिम चेहरा है, उनको आप नाराज कर देते हैं। उनको लास्ट मोमेंट में कहा जाता है कि आप डिप्टी से चुनाव लड़ लीजिए। इतने नाराज हुए कि वो बोले कि नहीं लड़ेंगे। अब वो घर में बैठे हुए हैं, चुनाव कैंपेनिंग के लिए भी नहीं जा रहे हैं।
तेजस्वी यादव कल उनसे मिलने चले गए, कहा गया कि तबीयत खराब है, लेकिन आज बात कर रहे थे तो तबीयत खराब नहीं है। तो इसके अंदर मुसलमानों के अंदर एक नाराजगी है इस बात को लेकर के महागठबंधन के अंदर, तो वो अब ठीक है। डिवीजन दिख रहा है। जन सुराज की तरफ कुछ लोग शिफ्ट होंगे, कुछ लोग आरजेडी की तरफ शिफ्ट होंगे, कुछ लोग आदर्श में भी शिफ्ट होंगे, ठीक है। ओवैसी की तरफ भी काफी शिफ्टिंग होगी वोट की। आप देखिएगा सीमांचल के इलाके में जिस प्रकार से आज जा करके कहना पड़ रहा है कि वक्फ बोर्ड के कानून को खत्म कर देंगे, हम उस बिल को फाड़ देंगे, इसके कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपना खूंटा गाड़ चुके हैं। 25 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए जी। हैं। आप देखिएगा ज्यादातर मुस्लिम अब उनको साथ देंगे, क्योंकि मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर यह है। असदुद्दीन ओवैसी खुद भी बैरिस्टर हैं, वो एक ढंग की बात कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह की बात की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, वक्फ बिल के खिलाफ है, लेकिन उनके कहने का तरीका अलग होता है, तो ठीक है। उसके ऊपर ज्यादा ये करेंगे। दूसरी नाराजगी मुसलमानों के अंदर महागठबंधन के अंदर लेकर के हो गई है, उसको पाटना हमको लगता है कि अब मुश्किल लग रहा है। तो इस बार का जो चुनाव है, इस बार मुसलमान वोट बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यादव वोट देखिए, आप सीमांचल के इलाके में जाएंगे तो यादव जिनको इंटैक्ट कहा जाता है, तो सीमांचल के इलाके में जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, वहां यादव एमवाई का फैक्टर नहीं होता, वो मुस्लिम यादव नहीं होता, वहां वो हिंदू हो जाता है। वहां उसे मालूम है कि जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वो हिंदू बन करके वोट करता है। तो ये भी सब चीज देखना चाहिए। सारे लोग जो यहाँ के पत्रकार हैं, जो यहाँ के सच्चिदानंद राय जी हैं, जो एमएलसी रथ के, फिर संजय वर्मा जी हैं, सबको पता है कि किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से क्या होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी आबादी है जितनी, उस हिसाब से उनको देना चाहिए। उनके में भी जाति है। अगर मान लीजिए कि कुरैशी की ज्यादा संख्या है, तो कुरैशी को ज्यादा सीट देते, 2-3-4 सीट कुरैशी को मिलती। हलालखोर की संख्या कम है तो उनको 1-2 सीट हलालखोर को देते। कसाई की संख्या ज्यादा है तो उनको भी 2-3 सीट देते। तो उनमें भी तो जातियों का वर्गीकरण करके दिया जाता है वोट, सीट उनको विधानसभा का। तो ये भी होना चाहिए। नहीं, ये चीजें नजर नहीं आएंगी ना नीलकमल। मैं आपके पास लौट रही हूँ। प्रियादर्शी जी भी काफी देर से इंतजार आप पेशेंस के साथ कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तो अब सवाल आपसे ही है कि एक तरफ जब हम देखते हैं महागठबंधन के लोग अपनी बातों पर पर्दा डालते हैं, एनडीए की तरफ से उठाई जाती है उन बातों को कि एनडीए के नेताओं ने क्या कुछ बयान दिया, आप उस पर गौर नहीं करिए, आप उस पर गौर नहीं करिए। हमने उस पर भी सवाल उठाए हैं, हमने उस पर भी सवाल पूछे हैं, हमें जवाब भी मिला है। लेकिन जब इनसे पूछ लिया जाता है तो बस ये मामले को शिफ्ट करना जानते हैं। 3 तलाक की बात कह रहे थे अभी नदीम जी, लेकिन उन महिलाओं का दर्द उन्होंने ना देखा, ना महसूस किया, ना उन महिलाओं की खुशी को उन्होंने समझा या उनसे पूछा कि आप खुश हैं या नहीं है इस फैसले से। महिलाओं में खुशी देखी गई थी। उसके बाद जब बारी आती है वक्फ कानून को लेकर के, कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग थे, कई ऐसे जगहों से हमने देखा कि वक्फ कानून को लेकर के समर्थन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही किया था। और कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि इससे पीड़ित थे, उनके कई केसेस अभी तक भी पेंडिंग है कोर्ट में। ये सारी चीजें नजर नहीं आती है। प्रियादर्शी जी, इसको एक उदाहरण से समझा जाए। जिस तरीके से वक्फ है, उसी तरीके से हिंदुओं के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड होता है। राज्यों के स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर नहीं। हर राज्य में अलग अलग है। हर राज्यों में, अधिकांश राज्यों में जहां भी हिंदुओं की कोई संस्था है, धार्मिक संस्था है, उसको ऑर्गेनाइज्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नियंत्रित सरकार करती है। कुछ लोगों को, कुछ जो हिंदू होते हैं, उनको ये बात चुभती होगी कि हमारा हित मारा जा रहा है, हम इस पर अधिकार रहते तो हमको जो यहाँ चढ़ावा आता है, जो यहाँ आय हो रहा है, उस पर मेरा अधिकार होता है। लेकिन वो कुछ हिंदुओं की बात होती। समग्र हिंदुओं का हित तो इसी में है कि उसको ऑर्गेनाइज वे में चलाया जाए। वक्फ का भी वही मामला है। कुछ मुस्लिमों को दर्द है वक्फ से, तमाम मुस्लिमों को दर्द नहीं है कि वक्फ में संशोधन हो जाए। वो चाहते हैं कि हो इस तरीके से चीजें हो, तमाम मुस्लिम, अधिकांश मुस्लिम। लेकिन परसेप्शन बनाने के लिए इसको तमाम मुसलमानों के साथ जोड़ा जा रहा है। और वक्फ का संशोधन बिहार विधानसभा में तो हुआ नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार ने तो वक्फ में संशोधन नहीं किया है, ये केंद्र की सरकार ने किया है। ये मुद्दा केंद्रीय स्तर का मुद्दा है। इसको बिहार की राजनीति में ला करके कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति को साधने की कोशिश हो रही है। अगर मुसलमानों के इतने हमदर्द होते तो मैं पूछता हूं, मुसलमानों में अगर आप डिवीजन करिएगा, नीलकमल जी जो कह रहे थे, उसमें 70% आबादी मुसलमानों के पिछड़े और निचले जातियों का है। और उनके प्रतिनिधित्व के स्तर पर हिस्सेदारी
अभी से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है और बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तब से लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ 20% तक है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका जवाब कौन देगा? जो मुसलमान राजनीति की गारंटी लेते हैं, जिसको मुसलमान वोट देते हैं। जिस बैंक में आप पैसा जमा करेंगे वहीं तो चेक बन जाने जाइएगा ना। तो जिनको मुसलमानों ने वोट किया है वे वहीं तो जाकर के अपना अधिकार मांगेंगे। मुसलमान आरजेडी में अधिकार मांगेंगे, कांग्रेस में अधिकार मांगेंगे, भाकपा माले के में जाकर के अधिकार मांगेंगे। उनका अधिकार तो बनता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जाकर के टिकट मांगने का, या लोजपार में जाकर के टिकट, लोजपार में थोड़ा बहुत मांग भी सकते हैं, जीतन राम मांझी के यहाँ जाकर के, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जाकर के वो वही हिस्सेदारी मांगेंगे। तो अपनी हिस्सेदारी कम देना पड़े, और जो हिस्सेदारी नहीं मिला है उससे जो बिलबिलाहट है मुसलमानों के बीच में, कई दावेदार जो उभर करके मुसलमान राजनीति के नए नए प्लेयर्स आ गए हैं बिहार में, उससे जो घबराहट है महागठबंधन के भीतर, ये घबराहट दिख रहा था, पहले से दिख रहा था, लेकिन चीजें सॉल्व नहीं ये लोग कर पाए महागठबंधन के लोग। तो इन वक्त पर ये पासा खेला गया है जी। ठीक है प्रियदर्शी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें कि जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया है। वक्फ कानून को लेकर के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की ओर से कहा गया है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव से पूछे सवाल और ये कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉल को खंडहर क्यों बना दिया था। तो फिलहाल ये सवाल इस वक्त जेडीयू की ओर से पूछा गया है और जेडीयू की ओर से तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया और ये कहा गया है कि पहले तो वो ये बताए कि अंजुमन इस्लामिया हॉल को खंडहर आखिर क्यों बना दिया था। वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। अब इसके कानूनी प्रावधान पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विचारण कर लिया। हम केवल इतना ही जानना चाहते थे तेजस्वी यादव की पार्टी से कि अंजुमन इस्लामिया हॉल को खंडहर क्यों बना दिया था पटना में। वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। अब इसके कानूनी प्रावधान पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विचारण कर लिया। हम केवल इतना ही जानना चाहते थे तेजस्वी यादव की पार्टी से कि अंजुमन इस्लामिया हॉल को खंडहर क्यों बना दिया था पटना में। वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। अब इसके कानूनी प्रावधान पर भी। तो एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और अब संजय जी मैं आपके पास लौटूंगी। अब आपने सबकी बातों को सुन लिया, अब आप अपनी बात रख सकते हैं सर। सारी चिंताएं महागठबंधन की ही क्यों किया जा रहा है। महागठबंधन ये कर रहा है, महागठबंधन वो कर रहा है, महागठबंधन के नेता। सच्चिदानंद जी प्लीज आप सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ महोदय, बड़े विनम्रता से दे रहा हूँ। सुन लीजिए, चर्चा इसलिए हो रही, उन्होंने कहा कि पहले इनको शांत कराइए भाई। मेरे पास महज 2 मिनट का समय है सर, एक एक करके बोलिए। अपनी दवाई पसंद नहीं है ना, अब दवाई तीखा लग रहा है, उस समय दवाई बहुत अच्छा लग रहा था जब हम बोल रहे थे, आप बीच में टोक रहे थे। तो बोलिए। तो ये जो महागठबंधन की जो चिंता में ये दुबले पतले हो रहे हैं, इतना ज्यादा मुसलमानों में कुल्हाड़ी है, ये है तो वो है, तो भाई आपने तो एक टिकट भी नहीं दिया है। क्या वो मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या समाज का हिस्सा नहीं है? आप जहां भी चुनाव लड़ते हैं उनको टिकट तक नहीं देते हैं, और फिर अगर कहीं कोई बात मुसलमानों की आती है तो आपको बहुत चिंता सताने लगती है कि मुसलमानों में इन सबकों को टिकट देना चाहिए था, उन सबको में टिकट देना चाहिए था, तो उनमें भी विभाजन है, उनमें भी 100 जातियां हैं। आप मुसलमानों पर इतना चिंतन मनन क्यों कर रहे हैं भाई? आप अगर कुछ करना है, आप 3 तलाक का मुद्दा को ठीक करने के लिए चले जाते हैं, आप जो है वक्फ संशोधन बिल के लिए चले जाते हैं, लेकिन कभी आपने हिंदू जाति में जो दलित जातियां हैं उनको मंदिर में प्रवेश सर, आज के वक्त में कई मंदिरों में कई दलितों को प्रवेश मिलता है और ये मत कहिए सर, अगर आप इस तरीके की बातें कह देते। सच्चिदानंद जी जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, मुझे वाइंड अप करना है। इसमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। खुद समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट से पारित कानून फाड़ कर कोई फेंक नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है या उससे अपने औकात का अंदाजा नहीं।
प्रसाद पार्लियामेंट से और कानून इन्हें ये बनाइए। चीजें नहीं दिखाई देती है उनका कुछ विधायक लोगों को बन कि जाएगा, जब वो भी मंदिरों अपना पर टैक्स कानून लगा बना दिए जाते हैं तो लेंगे। इन्हें आपत्ति नहीं होती, यही तो वो कर रहे लेकिन हैं, जब उसमें वक्फ दिक्कत कानून की क्या बात है? आती है तो यही उनकी विपक्षी भी दल अपनी सरकार आवाज आएगी तो वो उठाने भी के लिए कानून चले आते बनाएंगे। हैं। आपकी ठीक है, सरकार है, आपकी ठीक है बेरोटी सर, है, कानून बनाएंगे, ठीक है बना रहे हैं। सर, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बात आप लोगों ने रखी। सच्चिदानंद राय जी एमएलसी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, नदीम अंसारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, इसके अलावा प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, और संजय वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और नीलकमल पटना से हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।